हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इससे पहले हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आज हम फंडामेंटल राइट इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो हमारे पास जो अगला फंडामेंटल राइट है वो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एक्सप्लेन किया गया है इन द आर्टिकल 25 to 28। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट को समझने के लिए आपको इन आर्टिकल्स को समझना पड़ेगा। तो आर्टिकल 25 जो है वो क्या बोलता है कि हमारे पास फ्रीडम रहेगी लोगों को प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपेगेट भी कर सकते हो। ये आर्टिकल 25 में क्लियरली मेंशन किया गया है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया भी था कि हमारा जो देश भारत है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म को फॉलो करता है। डू रिमेंबर, इंडिया फॉलो द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव सेकुलरिज्म। और जो सेकुलर वर्ड है, जी हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम में पूछी भी गई है कि जो सेकुलर शब्द है वो भारत के संविधान में कहाँ कहाँ मेंशन है। तो एक तो प्रियम्बल में, जी हाँ, प्रियम्बल को हमने कवर किया है इससे पहले। एक तो प्रियम्बल में और दूसरा आर्टिकल 25 में, दो जगह पर आपको सेकुलर शब्द देखने को मिलेगा हमारे संविधान के अंदर। एक प्रियम्बल और दूसरा आर्टिकल नंबर 25। लेकिन जब आप अपने धर्म से जुड़े हुए कर्म कांड या अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी का। जी हाँ, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहां पर आप देखिएगा कि हमारे पास जो सिख लोग हैं, कई बार पेपर में सवाल आ जाता है कि जो सिख लोग हैं वो किरपान कैरी करते हैं। ठीक है, जो सिख लोग हैं वो किरपान कैरी करते हैं और उनको ज्यादातर प्लेसेस पर किरपान कैरी करने की परमिशन दी गई है। तो वो कौन से आर्टिकल के तहत? तो डू रिमेंबर, आर्टिकल नंबर 25 गेव दैट परमिशन। मतलब कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 25 जो है वो फंडामेंटल राइट है जो ये जो हमारे पास अप्रूवल है वो कहीं ना कहीं प्रदान करता है कि जो असेंशियल चीजें आपके धर्म के साथ जुड़ी हुई हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आर्टिकल 25 जो है उसमें स्टेट कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, स्पेशली दैट रेगुलेट्स द restrict the financial, economic and political and other secular activity associated with any religious practice। स्टेट के पास कुछ पावर फिर भी प्रदान की गई है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई धार्मिक स्कूल है, आपने लेट से कोई रिलीजियस स्कूल बनाया, उस रिलीजियस स्कूल को इंटरनेशनल लेवल से फंडिंग आ रही है, तो उस फंडिंग को कहीं ना कहीं कंट्रोल, रेगुलेट करने की पावर भी जो है वो प्रदान की गई है। किसको? हमारे पास स्टेट को। अब जैसे एग्जांपल आप एक और समझिए, जैसे हिंदू धर्म में कुछ लोग जो हैं वो ह्यूमन सेक्रीफाइस की बात करते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि हमारे पास भारत में पहले जो चाइल्ड सेक्रीफाइसेस थे वो बहुत हुआ करते थे। ठीक है, तो इस सब को रोकने के लिए विलियम बेंटिक ने कानून भी बनाया था। अगर आपको याद हो, अगर आप हिस्ट्री पढ़े, तो विलियम बेंटिक ने इस चीज को रोकने के लिए कानून भी बनाया था। तो आप कल को ये बोल दो कि ये तो मेरे धर्म का हिस्सा है कि ह्यूमन सेक्रीफाइस करना, तो क्या ये अलाउड होगा? नो, ये अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास आप देखिए आर्टिकल 25 में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो हिंदू धर्म के लोग जो हैं ह्यूमन सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं होगा। अब यहां पर आप देखिए कि आजकल एक चीज को लेकर बहुत इशू बनता है, हाईवे के ऊपर बहुत से लोग जो हैं वो अपना धर्म को लेकर, किसी भी धर्म से वो एसोसिएटेड हो सकते हैं, अगर वो अपनी जो वर्शिप है वो कंटिन्यू करते हैं तो उसको स्टेट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, उसको स्टेट रोक सकती है। तो ये पावर भी हमारे पास दी गई है। तो ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि आर्टिकल 25 स्टेट के सेकुलर नेचर को दर्शाता है, लेकिन यहां पर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि इसके अंदर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात भी की गई है। तो आई गेस मुझे लगता है ये क्लैरिटी आपको हो गई होगी। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 26, gives every religious group to establish and maintain their religious and charitable purposes। they maintain institutions for religious and charitable purposes। मतलब कि अगर आप किसी भी धर्म से संबंधित हैं तो आप अपने धर्म से जुड़े हुए जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं अपने, जैसे अगर आपका चर्च, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कुछ भी आप बना सकते हैं आप अपने धर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आप चीजें समझने की कोशिश कीजिए। ये जो राइट है वो आर्टिकल 26 ने आपको प्रदान किया है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये आर्ट जो राइट है 26, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। देखिए, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं जो विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किए जाते हैं।
लेकिन आर्टिकल 26 में जो राइट्स प्रदान किए गए हैं दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द इंडियन कम्युनिटी, फॉर द इंडियन पीपल, इंडियन सिटीजन्स, नॉट फॉर द एलियंस। एलियंस का मतलब यहां पर जो भारत के बाहर से आए हुए लोग हैं, तो उनके लिए हम एलियन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि एलियन का मतलब कोई लाइक दूसरे ग्रह से आ गया, तो एलियन का मतलब यहां पर भारत के बाहर के जो भी लोग होंगे दे आर कंसिडर टू बी एलियन। अब आप देखिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 25 और 26 एब्सोल्यूट नहीं है और इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। जैसे कि अगर अब यहां पर आप देखा जाएगा कि क्या आपके धर्म के साथ इंटीग्रल पार्ट है, आपके धर्म का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की जो है वो कम सोची जाती है इररिस्पेक्टिव। अगर ये लगता है कि इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। जैसे यूज ऑफ लाउड स्पीकर, कि अजान के लिए और भजन के लिए किसी पर्टिकुलर एरिया में सरकार जो है वो लाउड स्पीकर के यूज को मना कर सकती है। ठीक है, कि आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब आप रिलीजियस कोई अपनी प्रार्थना वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देखिएगा कि नन ऑफ द राइट्स गारंटी दैट ब्राह्मण कैन परफॉर्म द रिचुअल्स ऑफ हिंदुइज्म, मतलब कि हिंदुइज्म के जो रिचुअल्स हैं वो कोई भी परफॉर्म कर सकता है। ये आर्टिकल 25 आपको कहीं कहीं भी ये आजादी नहीं देता कि केवल ब्राह्मण ही हिंदुइज्म के रिचुअल परफॉर्म करेगा, कोई भी उसको कर सकता है और किसी को ह्यूमन सेक्रीफाइस करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगती रहती हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं जैनिज्म का, कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैसे लगती हैं। तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म में एक रिचुअल है दैट इज नोन टू बी संथारा। जैनिज्म में एक रिचुअल है संथारा या सले खाना। ठीक है, इसमें क्या होता है, फास्टिंग अंटिल डेथ। जी हाँ, आपने सही सुना, संथारा एक रिचुअल है जिसमें क्या होता है, फास्टिंग अंटिल डेथ। हमारे पास ये जो एक रिचुअल है, इसमें जब जैन धर्म के लोगों को ऐसा लगता है कि जिंदगी में जो करने आए थे वो कर चुके हैं, तो वो संथारा प्रैक्टिस करते हैं, फास्ट रखते हैं अंटिल डेथ। लेकिन हमारे पास आप देखिएगा कि आर्टिकल 21 आपको राइट टू लाइफ तो देता है। अब आप यहां पर देखिए आर्टिकल 21 जो है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 21 आपको देता है राइट टू लाइफ, लेकिन कहीं भी राइट टू डेथ नहीं देता। ठीक है, राइट टू डेथ नहीं है, राइट टू लाइफ है। तो अब आप देखिए कि ये तो आर्टिकल 21 की वायलेशन हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस पेंडिंग है संथारा को लेकर, कि संथारा को भारत में लीगलाइज रखें या ना रखें। तो अभी तक इसके ऊपर स्टेटस क्लियर नहीं है। संथारा आपने याद रखना एक रिचुअल है जैनिज्म से रिलेटेड। और आपसे मैं एक सवाल भी पूछता हूं यहां पर, अगर आपको किसी को पता है कि हमारे पास किस मौर्य डायनेस्टी के रूलर ने संथारा को प्रैक्टिस करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे, तो वो कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल नंबर 27। ये क्या बोलता है कि नो सिटीजन कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, इसको कोई गलत वे में मत नहीं लेगा। जैसे अभी अगर हम मान लीजिए कि स्टेट जो है वो एक बहुत ही भव्य मंदिर बनाना चाहती है। ठीक है, स्टेट जो है बहुत ही भव्य मंदिर बनाना चाहती है, उसके लिए उसको पैसे की जरूरत है। तो वो उस मंदिर के लिए टैक्स जो है वो पर्टिकुलरली लाइक उस एरिया के लोगों से ये नहीं कह सकती कि उस एरिया के सभी लोग टैक्स पे करें। तो वो पर्टिकुलर लोग उस टैक्स पे करने से डिनाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, सरकार कहीं और से फंड ले आए वो अलग चीज है, सरकार अपने बजट से वो पैसा एलोकेट करके वो मंदिर बनवा दे वो अलग चीज है, लेकिन आपसे पर्टिकुलर उस मंदिर को बनाने के लिए टैक्स लेना वो पॉसिबल नहीं है। आर्टिकल 27 आपको इसकी परमिशन देता है कि आप ऐसा टैक्स पे करने से डिनाई कर सकते हैं। कि बट मान लीजिए जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, कि पंजाब के एक स्टूडेंट ने मुझसे कोई बार एक क्वेश्चन पूछा था कि सर हमारे बिल में काउ सेस लगता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में काउ सेस लगता है। ठीक है, तो अब तो पता नहीं शायद लगता है नहीं लगता, लेकिन पहले काउ सेस लगता था। तो आप ये बताइए कि तो रिलीजन टैक्स है। तो अब आप ये देखिए, ये सुनकर मुझे बड़ी हंसी आई, क्योंकि यहां पर आप देखिए कि उन्होंने काउ को भी एक रिलीजन से जोड़ दिया, जबकि काउ का क्या रिलीजन है। आप सोच के देखिए कि हमने जानवरों को भी धर्म के अंदर पकड़ लिया है। ठीक है, सरकार ने काऊ के वेलफेयर के लिए काऊ सेस लगाया हुआ है, लेकिन क्या काऊ किसी धर्म के अंदर आती है? अब जब काऊ जो मिल्क देती है वो तो हर धर्म का बंदा पी सकता है यार। मतलब कि एक ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। हाँ, लेकिन काऊ सेस जो है वो आप डिनाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आर्टिकल 27 से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि काऊ का संबंध किसी रिलीजन से आप कैसे प्रूव करोगे। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, बाकी ये है कि आप किसी मंदिर वगैरह, किसी इंस्टीट्यूशन वगैरह या किसी मस्जिद वगैरह को बनाने के लिए कोई टैक्स रखा गया है, उस टैक्स को पे करने से आप डिनाई कर सकते हो। हाँ, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी अयोध्या में एक बहुत ही फेमस राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर को बनाने के लिए सरकार की तरफ से फंडिंग नहीं आ रही, उसे राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना रहा है। आपको ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट जो है वो उसको बना रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट उसको नहीं बना रही। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर 28 क्या बोलता है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी इन द स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो सरकार द्वारा जिन स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में फंडिंग दी जाती है, वहां सरकार की तरफ से किसी भी तरह की धर्म के नाम पर इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रदान नहीं की जाएंगी। दैट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द आर्टिकल नंबर 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल नंबर 29 एंड 13 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 जो है वो प्रोटेक्शन देते हैं इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। सो आर्टिकल 29 क्लोज 1 क्या बोलता है कि आप ध्यान से सुनिएगा, पहले तो आप माइनॉरिटी समझिए। देखिए, माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक जिनको बोलते हैं। अब कई तरह से हो सकते हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूं रिलीजियस माइनॉरिटी की, धर्म के आधार पर माइनॉरिटी की, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज में सरकार ने कितनी कम्युनिटीज को रिलीजियस माइनॉरिटीज रखा है सेंटर लेवल पर। केंद्र सरकार ने 6 कम्युनिटीज को रिलीजियस माइनॉरिटीज कंसीडर किया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कौन कौन लोग आते हैं, देखिए, दे आर मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीस एंड जैन्स, ठीक है। तो याद रखिएगा 6 कम्युनिटीज जो हैं वो हमारे पास इसमें शामिल हैं। लास्ट में 2014 में जैन कम्युनिटी को उसमें शामिल किया गया था। तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, इनके लिए सरकार जो है इनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, इनको बेटर फैसिलिटी देने के लिए कई सारे प्रावधान, कई सारी स्कीम्स जो है टाइम टू टाइम चलाती रहती है। तो आप देखिएगा कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, हमारा देश कितना, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना भव्य है कि यहां पर आप देखिए कि माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए हैं। आपको वर्ल्ड में ऐसा कहीं और शायद ही देखने को मिले, क्योंकि आप हमारे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान में अगर देखें तो माइनॉरिटीज के राइट्स को कोई राइट समझा ही नहीं जाता। ओके, तो यहां पर आर्टिकल 29 क्लोज 1 क्या बोलता है कि हमारे पास ऑल द सिटीजन दैट रिजाइड इन इंडिया हैविंग डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, उनको अधिकार है कि वो उसको कल्चर को, लैंग्वेज को प्रिजर्व करे, ठीक है। और इसमें कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती। मान लीजिए आपकी कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कल्चर है और उसको बचाना चाहते हैं, तो उसको आपको बचाने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 29 क्लोज 2 क्या बोलता है कि हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमारे पास देखिए, स्टेट शेल नॉट डिनाई एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन दैट रिसीव एड्स फंड एनी पर्सन बेस्ड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एक्सेट्रा। ओके, तो यहां पर आप देखिए कि हमारे पास दिस इज राइट इज बेसिकली गिवन टू इंडिविजुअल्स, नॉट एनी कम्युनिटी। ये थोड़ा सा आपको पॉइंट याद रखना है। उसके बाद आर्टिकल 30 क्या बोलता है, राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो आर्टिकल 30 क्या बोलता है कि जो हमारे पास माइनॉरिटीज हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को मैनेज कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, लैंग्वेज के आधार पर जो माइनॉरिटीज हैं, वो आर्टिकल 30 क्लोज 1 में आती हैं। और हमारे पास अगर हम देखें, स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट वाइल ग्रांटिंग एड टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो माइनॉरिटी के द्वारा बनाए गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी सरकार ग्रांट्स प्रदान करे, ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 30 में। और कहीं ना कहीं आर्टिकल 30 को कहा जाता है चार्टर ऑफ द एजुकेशनल राइट्स। जी हाँ, याद रखिएगा, दो महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद दिला दूं कि आर्टिकल 21A जो है वो बात करता है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की, जबकि आर्टिकल 30 जो है वो उसको कहा गया है चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट। सो डू रिमेंबर द डिफरेंस, दैट इज द बेसिक डिफरेंस जो आपको यहां पर कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना है। उसके रिगार्डिंग कोई भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
अब हम बात करेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स के सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल की, और वो है आर्टिकल नंबर 32। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि आर्टिकल 31 को रिपील कर लिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को हमारे पास हटा दिया गया था। सो आर्टिकल 32 जो है वो बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो ये क्या है आर्टिकल 32, इसके बारे में बात कर लेते हैं। राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, मान लीजिए आपके किसी फंडामेंटल राइट का हनन हुआ। मान लीजिए, टेक द एग्जांपल, आपको फंडामेंटल राइट जो प्रदान किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, आपको वो नहीं मिल पा रहे हैं। आप पुलिस के पास गए, पुलिस भी आपकी हेल्प नहीं कर रही। आप वहां के लोकल एमपी के पास गए, वो भी आपकी हेल्प नहीं कर रहा। कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा। तो आपके पास सीधा ऑप्शन है कि आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ। मतलब अगर आपके किसी फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही है और कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, तो आर्टिकल 32 आपको ये पावर देता है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ। देखिए, वैसे समझने की कोशिश कीजिए, आपका जो केस है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं होता। मान लीजिए आपका कोई भी केस है, वो पहले लोकल कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में केस एडमिसिबल कराने के लिए आपको स्पेशल वकीलों की जरूरत होती है और उसमें पूरा प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो होता है। लेकिन यहां पर अगर आपके फंडामेंटल राइट की वॉयलेशन हुई है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना केस फाइल करा सकते हैं। ये पावर कैसे मिलती है? ये पावर मिलती है थ्रू द आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इट अफर्म्स राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट by appropriate proceeding for the enforcement of fundamental right, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहां पर आप देखिए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए हमारे पास, हाँ जी, रिट्स जारी करेगी। अब इसीलिए हमारे पास इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंस को देखते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 के लिए क्या कहा था? तो इट इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। तो सोल एंड हार्ट, हमारे संविधान की आत्मा और दिल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जिस आर्टिकल को कहा था वो आर्टिकल नंबर है आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32। तो यहां पर आप देखिए कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए रिट्स जारी करेगी। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और मेंशन करना चाहूंगा यहां पर, वो क्या कि अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहें अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, तो वो पावर भी हमारे पास आर्टिकल 226 के तहत आपको दी गई है। यहां पर थोड़ा सा आप समझिए कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन हो रही है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। कौन से दो ऑप्शन? या तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए या हाई कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो आर्टिकल 226, सॉरी, हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो आर्टिकल 226, और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो आर्टिकल 32। तो इन दो आर्टिकल्स का यूज करते हुए आप डायरेक्टली कोर्ट्स पहुंच सकते हैं, और कोर्ट की ये फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो रिट्स जारी करे और इंश्योर करे कि आपको आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मिल पाए। अब ये रिट्स क्या होती हैं? तो रिट का मतलब बेसिकली क्या है? रिट आर द रिटन ऑर्डर, रिट्स आर द रिटन ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। अब देखिए, यहां पर क्या है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर जारी किया जाएगा, और हमारे पास किस लिए जारी किया जाएगा कि जो हमारे पास इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट की वॉयलेशन हुई है उसको क्योर किया जाए, उसको बिल्कुल दुरुस्त किया जाए। 5 तरह की रिट्स हैं जो हमारे पास जारी की जाती हैं, और इन्हीं रिट्स को समझना आज का लेक्चर का हमारा सबसे मेन एजेंडा है। तो हैबियस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी और कोवरेंटो। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिट्स का कंसेप्ट इंडिया ने कहां से बोरो किया, तो आपने याद रखना है रिट्स का कंसेप्ट इंडिया ने बोरो किया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, और वहां पर इनको क्या कहा जाता है? प्रोरोगेटिव रिट्स। इंडिया में तो सिंपल रिट्स कहा जाता है, लेकिन अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में प्रोरोगेटिव रिट्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें हेबियस कॉर्पस की, ठीक है, हेबियस कॉर्पस पहली रिट है हमारे पास, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे कि एग्जांपल क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जो हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, लव मैरिज। ठीक है, मान लीजिए एक मैरिज होती है, ठीक है, एक लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी कर लेते हैं, लेकिन घर वाले उस चीज के खिलाफ थे। अब ये दोनों लड़का लड़की शादी करके शहर में रहने लग जाते हैं। तो एक दिन लड़का जॉब पे गया होता है, पीछे से लड़की के घर वाले आते हैं और उसको उठाकर ले जाते हैं और उस लड़की को कहीं बंद कर देते हैं। आप पुलिस के पास जाते हो, तो पुलिस आपकी मदद करने से इनकार कर देती है। ठीक है, आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ और सुप्रीम कोर्ट को आप बताओ कि मेरी वाइफ जो है वो गायब है। तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर जारी करेगी कि उस
लेडी को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, सामने रखा जाए। एक और एग्जांपल भी हो सकता है, मान लीजिए आपके एरिया में किसी व्यक्ति को पुलिस उठाकर ले जाती है। आप पुलिस स्टेशन पहुंचते हो, पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद आपको पता चलता है कि पुलिस बोलती है कि हमारे पास वो व्यक्ति है ही नहीं, जबकि आपको पता है कि पुलिस उसे लेकर गई है और आपको ये नहीं पता कि वो व्यक्ति कहाँ है, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा। तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए या हाई कोर्ट पहुंच जाए, तो वहां से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक रिट जारी करेगी, द रिट नोन टू बी हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी ऑफ, कि आपकी एक बॉडी है और आपको गायब नहीं किया जा सकता। द रिट इज यूज टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट ऑफ अ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। किसी ने आपको बिना किसी प्रॉपर कारण के डिटेन कर लिया है, कैद करके रख लिया है, तो उसके खिलाफ हैबियस कॉर्पस का इस्तेमाल किया जाता है। तो हैबियस कॉर्पस जो है, इसमें हमारे पास कोर्ट जब ऑर्डर जारी करती है तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को ये ऑर्डर दिया जाता है कि इस व्यक्ति को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, उसकी बॉडी को हमारे सामने लाया जाए, गायब नहीं किया जा सकता। हैबियस कॉर्पस किन केसेस में इशू नहीं हो सकता, जैसे व्हेन डिटेंशन इज लॉफुल। मान लीजिए आपको सरकारी निर्देशों पर ही गिरफ्तार किया गया है, सरकार के निर्देशों पर गिरफ्तार किया गया, तो वहां पर हैबियस कॉर्पस इस्तेमाल नहीं हो सकता। व्हेन प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ कोर्ट, डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ इंडिया। बेसिकली मान लीजिए अगर आपको सऊदी की किसी जेल में बंद कर दिया गया है, आपने वहां पे क्राइम किया, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि हैबियस कॉर्पस लगाए। वहां पर हमारी सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसकी जुरिस्डिक्शन का मतलब फैसला लेने की क्षमता से बाहर है। नेक्स्ट हमारे पास रिट ऑफ मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है कि वी कमांड। हमारे पास इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर सरकारी कर्मचारी को निर्देश दिए जाते हैं कि वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करे, अपना जो बेसिकली वर्क है उसको फुलफिल करे। जैसे टेक द एग्जांपल, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए आप आईटीआर फिल करते हो, एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर सवाल आया हुआ है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, अब आपने जो रिटर्न फाइल किया, आपको पता है कि आपका जो टैक्स डिडक्शन जो एट सोर्स है, ठीक है, आपका हर महीने टीडीएस कटता है, सैलरी से कुछ पैसा हर महीने कटता है। जब आपने आईटीआर फाइल की तो आपको पता चला कि आपको कुछ रिटर्न आएगा, आपको कुछ पैसा रिटर्न आएगा, आपने ज्यादा पैसा भरा हुआ है। अब आपको वो पैसा रिटर्न नहीं आ रहा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है बेसिकली वो किसके अंडर आता है, आईटी डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको वो पैसा रिटर्न नहीं कर रहा, तो आप सुप्रीम कोर्ट में एक रिट जारी कीजिए कि मेरे फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं, क्योंकि कुछ सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये ऑर्डर देगी कि आप जो पैसा है अपनी ड्यूटी फुलफिल कीजिए और जो व्यक्ति का पैसा है वो रिटर्न कीजिए। सो दैट इज द रिट ऑफ मैंडमस। तो यहां पर क्या होता है, देखिए पढ़िएगा, फिर से डेफिनेशन पढ़िएगा, कि जब कोई पब्लिक ऑफिशियल, सरकारी कर्मचारी या सरकारी दफ्तर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, तो उसको उसकी ड्यूटी याद दिलाने के लिए हमारे पास रिट ऑफ मैंडमस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है, रिट ऑफ मैंडमस कांट बी यूज्ड अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किसके खिलाफ यूज नहीं हो सकती, कांट बी यूज्ड अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपने यहां पर याद रखना है। गवर्नर और प्रेसिडेंट को आप उसकी ड्यूटी नहीं याद दिला सकते, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको इतना कंसेप्ट याद रखना है। चलिए, रिट ऑफ मैंडमस मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट रिट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिट हमारे पास रिट ऑफ प्रोहिबिशन। देखिए रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या बोलता है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन को समझिए। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, द लिटिल मीनिंग ऑफ प्रोहिबिशन इज टू फॉरबिड, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि हमारे पास दो रिट्स को हम एक साथ समझेंगे, एक प्रोहिबिशन और एक सर्चरारी। अब आपने बचपन में एक लाइन सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचपन में एक लाइन सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से अच्छा परहेज है, ठीक है। अब इलाज कब होता है, बीमार होने के बाद। इलाज तो बीमार होने के बाद होता है, ठीक है। प्रिवेंशन कब होती है, बीमार होने से पहले। तो पी से प्रिवेंशन, पी से प्रोहिबिशन, इस तरह से याद रखिएगा। सी से क्योर, सी से सोर्शरारी। अब इसको मैं इस तरह समझाता हूं कि मान लीजिए कोई केस आया जहां पर सुप्रीम कोर्ट को लगता है, या आपको लगता है कि जैसे मैं इसको भी एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि हमारे पास यूपी का केस आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग। इसमें हमारे पास क्या था कि जो बाहुबली होते हैं, जैसे आपने देखा होगा यूपी बिहार में बहुत सारे बाहुबली होते हैं, उन्होंने एक किलिंग कर दी,
उन्होंने वहां पर एक किलिंग कर दी एक इनोसेंट व्यक्ति की, उसकी फैमिली ने जब उनके खिलाफ केस फाइल किया, तो ऑब्वियसली वहां का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस बाहुबली के इन्फ्लुएंस में होगा, तो वहां पर उस व्यक्ति को न्याय मिलने की संभावना कम है। लोकल लेवल पर उस व्यक्ति को न्याय मिलने की संभावना कम है। तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट वहां पर रिट ऑफ प्रोहिबिशन का इस्तेमाल करते हुए उस केस को अपने पास ट्रांसफर कर सकती है। और उसको ट्रांसफर करने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन का यूज करेगी और कहेगी कि आप इस केस में डिसीजन नहीं लोगे, इस केस को हमारे पास ट्रांसफर कीजिए और आगे जो डिसीजन होगा वो हम देखेंगे। और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हाई कोर्ट के पास उस डिसीजन को लेने की क्षमता हो ही ना। लाइक टेक द एग्जांपल, कोई ऐसा केस जो उनकी जुरिस्डिक्शन से बाहर हो, तो उस केस में भी रिट ऑफ प्रोहिबिशन का यूज किया जा सकता है। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी ओनली इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। ये केवल जुडिशियल अथॉरिटी और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, जैसे हमारे पास एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, या कोई और अथॉरिटी है, उनके डिसीजंस के खिलाफ ही, उनके बेसिकली काम के खिलाफ ही जारी हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास रिट ऑफ सॉर्चरारी। जैसा कि मैंने बताया, क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पुरानी लाइन पे आ जाए। प्रिवेंशन बीमारी से पहले, क्योर बीमारी के बाद। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा डिसीजन आया है जो सही नहीं लिया गया, मतलब कि कोर्ट ने अपना काम ढंग से नहीं किया, कुछ गलतियां हुई हैं जिसके चलते पिछले डिसीजन को करेक्ट करने की जरूरत है। तो लिटरल मीनिंग ऑफ रिट ऑफ सॉर्चरारी इज टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। और ये कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट इशू करती है पिछले ऑर्डर को क्वैश करने के लिए, उनके ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए, और बाद में हमारे पास नया ऑर्डर जो है वो लिया जाता है। तो आपने कैसे याद रखना है, मैं फिर से याद दिला दूं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पी से प्रिवेंशन, पी से प्रोहिबिशन, मतलब कि जब लोअर लेवल की कोर्ट को डिसीजन लेने से पहले ही रोक दिया जाए। और सी से क्योर, सी से सॉर्चरारी, जब उनका डिसीजन आ चुका है लेकिन उस डिसीजन को कैंसिल जब करना होगा तो हमारे पास सॉर्चरारी का इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ जी, क्लियर। चलिए, तो यहां पर आप देखिए लास्ट हमारे पास है क्यू वारंटो। अभी क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस रिट को इशू करती है किसी भी पब्लिक ऑफिस में कोई पर्सन जो पोजीशन होल्ड कर रहा है। मान लीजिए आपको लगता है कि कोई व्यक्ति उस पोजीशन पर नहीं होना चाहिए, वो उस पोजीशन तक इलीगली पहुंचा है, किसी सरकारी पोजीशन पर इलीगली पहुंचा है, तो आप उसको लेकर, और आपके वो फंडामेंटल राइट्स में प्रॉब्लम, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, तो आप उस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट वहां पर उस व्यक्ति के रिगार्डिंग क्यू वारंटो इशू करेगी। तो क्यू वारंटो में क्या होगा, उस व्यक्ति को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो पोजीशन होल्ड कर रहा है, उस व्यक्ति के पास जो पोजीशन है, वो उस पोजीशन को लीगली होल्ड करने के लिए कैपेबल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, मान लीजिए कोई पीडब्ल्यूडी में सिविल इंजीनियर है, पीडब्ल्यूडी में कोई सिविल इंजीनियर है, ठीक है, तो आपने उसके खिलाफ क्यू वारंटो इशू करवा दिया, ठीक है, क्यू वारंटो इशू करवाया, तो वहां पर वो व्यक्ति प्रूव करेगा कि उसने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, उसने डिपार्टमेंट का पेपर क्रैक किया था, उसके पास वो सारी एलिजिबिलिटीज हैं जो सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट पे होने के लिए होनी चाहिए। तो इस तरह से वो इस चीज को प्रूव करेगा। दैट इज द रिट ऑफ क्यू वारंटो एंड दैट इज टू बी इशूड बाय, दैट कैन बी इशूड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास 5 तरह की रिट्स आपको याद रखना है। ये 5 तरह की रिट्स इशू की जाती हैं और ये रिट्स यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, जहां पे इन्हें प्रोरोगेटिव रिट्स का नाम दिया जाता है। आर्टिकल 32 के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट आपके लिए रिट जारी करेगा। और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट भी आपके लिए रिट जारी करेगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लास्ट में हमारे पास आर्टिकल 34 और 33 और 34 आ जाते हैं। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। किसके? मिलिट्री, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड अदर रिलेटेड एजेंसीज। जो भी हमारे पास आर्म फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस है, उनको फंडामेंटल राइट्स प्रॉपरली नहीं मिलेंगे। इसके ऊपर अधिकारों के, उनके अधिकारों के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। ये प्रॉपरली संविधान में मेंशन है। आप सोच के देखिए कि अदरवाइज आर्मी, मिलिट्री और बाकी एजेंसीज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।
और जब हमारे पास मार्शल लॉ लगा होगा तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। तो ये था आर्टिकल 33 एंड 34, ये हमने फंडामेंटल राइट्स कवर कर लिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।